Hello students, good morning to all of you. We will study about class 8th science chapter 12. साइंस का हम चैप्टर 12 रीड कर रहे थे फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन हमने रीड किया था. कहाँ तक किया था हमने? ये वाला टॉपिक रीड कर रहे थे हम, फ्रिक्शन बाय लिक्विड्स एंड गैसेस. ठीक है, तो इसमें हमने फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था पार्ट फर्स्ट में. आज हम इसका पार्ट सेकंड रीड करेंगे. इस पार्ट सेकंड में आज हम इसका फ्रिक्शन ड्यू टू एयर ये वाला टॉपिक रीड करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 216 आपको ओपन करना है. ओके, द लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट्स फ्रिक्शन ऑन द बॉडीज मूविंग थ्रू देम. यानी कि जो लिक्विड और गैसेस होते हैं तो ये भी क्या करते हैं? फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं, यानी ये भी फ्रिक्शन उत्पन्न करते हैं. किन बॉडीज पर? जो इनसे मूव होती है, यानी एयर्स में से कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो वो जो लिक्विड्स और गैसेस हैं, एयर एक तरह की क्या है? गैस है. ठीक है, तो गैसेस भी क्या करती है? फ्रिक्शन एक्सर्ट करती है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves through the air, it pushes the air out of the way and the air moves over the object sides and pushes back on the object. यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है किसके थ्रू? एयर के थ्रू. यानी एयर में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, गति कर रहा है. तो एयर जो होती है वो उस ऑब्जेक्ट को पुश करती है. ठीक है, द एयर इट पुशेज द एयर आउट ऑफ द वे. यानी जो रास्ते में जो एयर होती है उसको क्या करता है? पुश करता है ऑब्जेक्ट. एंड द एयर मूव्स ओवर द ऑब्जेक्ट साइड्स एंड पुशेज बैक ऑन द ऑब्जेक्ट. दिस पुश ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग. और ये जो एयर ये जो पुश होता है, यहाँ पे धक्का जो लगाया जाता है किस पर? ऑब्जेक्ट पे. किसके द्वारा? एयर के द्वारा. इसी को क्या बोला जाता है? एयर रेजिस्टेंस, यानी वायु प्रतिरोध इसको बोला जाता है, या ड्रैग भी इसको बोलते हैं. द फॉल ऑफ फेदर इज अपोज्ड बाय एयर रेजिस्टेंस. यानी जो पंख के गिरने का जो होता है प्रतिरोध, उसको एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं. डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड एयर रेजिस्टेंस. यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, इससे हम समझेंगे. देखो, टेक अ फुल शीट ऑफ पेपर एंड अलाउ इट टू फॉल डाउन फ्रॉम द लेवल ऑफ योर हेड. यानी कि हमने कोई पेपर ले लिया. ठीक है, थोड़ी सी मोटी शीट ले ली जिसमें हम ड्राइंग पेपर, जैसे ड्राइंग पेपर वगैरह होता है ना, तो इस तरह का हमने क्या लिया? एक, जैसे मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ तो थोड़ा ये मोटा हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे हमने ये शीट ले ली. ठीक है, ड्राइंग शीट भी ले सकते हैं. तो एक ड्राइंग शीट ले ली, उसके बाद हमने उसको कहाँ से गिराया? खड़े हैं हम. ठीक है, खड़े होके कहाँ से गिराना है? हमारे हेड लेवल से, यानी हमारे हेड वाले लेवल तक इसको लेके जाना है और वहाँ से इसको नीचे गिराना है. ठीक है, नीचे हम गिरा देंगे इसको इस तरह से. रिकॉर्ड द टाइम इन विच द शीट ऑफ पेपर रीचेज द ग्राउंड लेवल. और वो टाइम हमें रिकॉर्ड करना है यहाँ पर जब ये जो शीट है वो ऊपर हमारे हेड से ग्राउंड तक पहुँच जाए. तो वहाँ तक का जो टाइम है वो हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करना है कि कितने टाइम में शीट हेड से कहाँ तक पहुँची? ग्राउंड तक पहुँची. नाउ क्रम्पल द शीट इन द फॉर्म ऑफ अ बॉल एंड अलाउ इट टू फॉल डाउन फ्रॉम द लेवल ऑफ योर हेड. अब क्या करना है? क्रम्पल मीन्स हमें मोड़ना है शीट को. ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है? शीट को मोड़ना है. ठीक है, मोड़ दिया हमने और इसको किस फॉर्म में चेंज कर दिया? इस बॉल की फॉर्म में ऐसे चेंज कर दिया. ठीक है, कैसे? बॉल की फॉर्म में हमने इसको ऐसे चेंज कर दिया. अब क्या करना है? इस बॉल फॉर्म में जब हमने इसको चेंज कर दिया शीट को, वापस से वही प्रोसेस करना है. हमारे हेड लेवल से इसको गिराना है नीचे इस तरह से. ठीक है, नीचे जब गिराएंगे तो वापस से हमें क्या करना है? टाइम रिकॉर्ड करना है. ठीक है, यू विल नोटिस द क्रम्पल्ड बॉल क्विकली रीचेज द ग्राउंड लेवल. तो आप क्या नोटिस करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो क्रम्पल्ड बॉल है, यानी ये जो बॉल जो है जिसको हमने मोड़ दिया है शीट को, तो ये जल्दी पहुंचेगी. ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जल्दी पहुंचेगी. वाई? ऐसा क्यों हुआ? इट इज़ बिकॉज व्हेन द शीट इज़ फ्लैट इट हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया. यानी कि जब शीट बड़ी होती है, यानी कि मान लो कि कोई शीट है, यानी इस तरह की ये कोई शीट है. देखो ये शीट है, तो ये पहले मैंने
जब शुरू में ली थी तो इस तरह की थी। तो इसका जो एरिया है, ये देखो एरिया बहुत ज़्यादा है इसका, यानी कि एरिया ज़्यादा है इस वाली शीट का, क्योंकि ये फ्लैट है। ठीक है, फ्लैट है इसलिए लार्ज सरफेस एरिया है, जिसकी वजह से लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है एयर की वजह से। यानी जब हम इसको गिराएंगे तो एयर क्या लगाएगी, इस पर फ्रिक्शन लगाएगी, और फ्रिक्शन लगाएगी ज़्यादा तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, यानी गति का विरोध करता है। तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा नीचे तक जाने में। ठीक है, और जो ये वाला है, ठीक है, ये जो हमने क्रम्पल करके इसको बॉल फॉर्म में चेंज कर दिया तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, उसकी तुलना में कम हो गया ना सरफेस एरिया। तो सरफेस, तो यहाँ पर जब हम इसको गिराएंगे हमारे हेड लेवल से नीचे की तरफ, तो जो एयर फ्रिक्शन लगाएगी यहाँ पर, तो वो कम मात्रा में लगेगा यहाँ पर। तो फ्रिक्शन कम लगेगा तो जल्दी मोशन ज़्यादा होगा ना मोशन, तो ये जो क्रम्पल्ड बॉल है ये ज़्यादा जल्दी ग्राउंड तक पहुँचेगी। ठीक है, हैंस लॉस डाउन, यानी कि जो लार्ज सरफेस एरिया है तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा एयर का, इस वजह से जो फ्लैट जो पेपर लिया था हमने वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, यानी कि वो धीरे हो जाएगा, स्पीड धीरे हो जाएगी इसकी। हावेवर व्हेन द शीट इज क्रम्पल्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉल, जब हम क्रम्पल्ड बॉल के रूप में उसको चेंज कर देंगे, इट हैज़ अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, तो उसका सरफेस एरिया बहुत कम हो जाएगा। द स्मॉल सरफेस एरिया एक्सपीरियंसेस लेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। तो ये जो स्मॉल सरफेस एरिया है वो बहुत ही कम फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगी यहाँ पर एयर, क्योंकि सरफेस एरिया कम है तो एयर का जो फ्रिक्शन है वो भी लेस होगा, एंड हैंस रीचेज द ग्राउंड लेवल क्विकली। इसीलिए जो क्रम्पल्ड बॉल है वो ग्राउंड तक बहुत ही क्विकली पहुंच जाएगी, यानी बहुत तेज़ी से पहुंच जाएगी। द वैल्यू ऑफ एयर रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो एयर रेजिस्टेंट होता है, एयर रेजिस्टेंस होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट की साइज और शेप पर डिपेंड करती है। मैनी कार्स आर डिजाइंड सो दैट द एयर रेजिस्टेंस इज लो व्हेन द कार मूव्स फॉरवर्ड, यानी जो कार्स का डिज़ाइन होता है, आपने देखा है कार्स का डिज़ाइन थोड़ा अलग टाइप का होता है। क्यों होता है, वेज शेप में होती है कार्स, तो क्यों होती है, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो कम हो, एयर का जो फ्रिक्शन है वो कम हो, या फिर एयर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो, जिसकी वजह से उसमें जो मोशन है वो क्विकली हो। ठीक है, द कार्स बॉडी इज डिजाइन लाइक अ वेज, यानी जो कार की बॉडी हो जो डिज़ाइन की जाती है वो वेज की तरह डिज़ाइन की जाती है एक तरह से, टू कट इट्स वे थ्रू द एयर एंड द सर्फेसेज आर कर्व टू अलाउ द एयर टू फ्लो ओवर द साइड्स विद द मिनिमम ड्रैग, ताकि यहाँ पर जो अवरोध है वो कम मात्रा में हो, मोशन में जो अवरोध हो, ड्रैग हो, वो कम मात्रा में हो, और जो स्पीड है वो बनी रहे कार की। शेप्स दैट आर डिजाइन टू रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस आर कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप, और ऐसी शेप जो किसके लिए डिज़ाइन की जाती है, एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए या वाटर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ऐसी शेप या डिज़ाइंस बनाई जाती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रीमलाइंड शेप कहा जाता है। लास्ट वाले टॉपिक में भी हमने इसको रीड किया था कि स्ट्रीमलाइंड शेप्स क्या होती है, जैसे फिश होती है, ठीक है, फिश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, एरोप्लेन की जो बॉडी होती है, यानी एरोप्लेन का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो भी स्ट्रीमलाइंड शेप होता है। अब देखो एग्जाम्पल्स क्या है इसके, फ्रिक्शन ड्यू टू एयर के एग्जाम्पल्स क्या है। नेचर हैज शेप्ड द बॉडी ऑफ बर्ड्स इन सच अ वे दैट एयर ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस एंड हैंस दे कैन फ्लाई विद अ लॉट ऑफ स्पीड, यानी जो हमारा नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसने जो बर्ड्स की जो बॉडी का जो शेप बनाया है वो इस तरह का बनाया है कि जो एयर है यहाँ पर जब ये उड़ते हैं तो जब एयर जो है वो लीस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर एक्सर्ट करे, यानी बहुत कम मात्रा में प्रतिरोध करे उसके उड़ने का। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का मीन्स ही क्या होता है कि विरोध कर रहा है, ठीक है। एंड हैंस, ताकि जो बर्ड्स है वो बहुत ही स्पीड से क्या कर सके, फ्लाई कर सके, ठीक है। तो जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो भी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है, ताकि जो रेजिस्टेंस है या जो फ्रिक्शन है वो कम मात्रा में हो और इनकी स्पीड अच्छी रहे उड़ने में। ओके, देखो यहाँ पे बर्ड का पिक्चर भी दिया है, बॉडी विद अ स्ट्रीमलाइन बॉडी,
इसके बाद एरोप्लेन की जो बॉडी होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो भी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है। देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी, ट्रेन वगैरह सबकी बॉडीज जो होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप होती है, यानी एक सुव्यवस्थित आकार दिया जाता है। द बॉडी ऑफ एरोप्लेन इज स्ट्रीमलाइन सो दैट एयर ऑफर्स लीस्ट पॉसिबल फ्रिक्शन, यानी जो एरोप्लेन्स की जो बॉडी होती है वो भी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, ताकि जो एयर है वो बहुत ही कम मात्रा में, जहाँ तक पॉसिबल हो, जहाँ तक संभव हो, बहुत ही कम मात्रा में क्या करे, फ्रिक्शन एक्सर्ट करे। द बॉडी ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यानी जितने भी ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमोबाइल्स किसको बोलते हैं, जितने भी व्हीकल्स है, जैसे कार है, बसेस हैं, मोटरसाइकिल्स है, ट्रेन्स हैं, एट्सेट्रा, ठीक है, ये सारे ऑटोमोबाइल्स है। इज स्ट्रीमलाइंड, यानी सारे ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, सो दैट एयर ऑफर्स लीस्ट पॉसिबल फ्रिक्शन, ताकि जो एयर है वो बहुत कम मात्रा में यहाँ पर फ्रिक्शन ऑफर करे या एक्सर्ट करे। ओके, तो फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट, फ्रिक्शन एज अ नेसेसरी इविल, यानी जो फ्रिक्शन है वो क्या है, एक नेसेसरी इविल है। इविल मीन्स होता है बुराई, ठीक है, नेसेसरी मीन्स होती है आवश्यक, यानी फ्रिक्शन एक तरह का क्या है, एक तरह की आवश्यक बुराई है। फ्रिक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, यानी हमारी जो डेली लाइफ है, हमारी प्रतिदिन की जो दिनचर्या है, उसमें फ्रिक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सम केसेस फ्रिक्शन इज यूजफुल एंड हैंस नेसेसरी, वाइल इन अदर केसेस इट इज हार्मफुल एंड हैंस एंड इविल, यानी कुछ केसेस में जो फ्रिक्शन होता है वो कैसा होता है, यूजफुल होता है, यानी उपयोगी होता है, एंड हैंस नेसेसरी, इसीलिए क्या बोला गया है, नेसेसरी बोला गया है, ठीक है, यानी कुछ जो केसेस होते हैं उसमें यूजफुल है, इसलिए क्या बोल दिया, नेसेसरी, यानी आवश्यक बोल दिया। वाइल इन अदर केसेस इट इज हार्मफुल एंड हैंस एंड इविल, और कुछ केसेस में क्या होता है, हार्मफुल होता है, यानी हमारे लिए हानिकारक होता है, इसीलिए क्या बोल दिया, इसको इविल बोल दिया, यानी आवश्यक भी है कुछ चीज़ों के लिए और बुराई भी है, यानी हार्मफुल भी है, इसलिए विल बोल दिया। दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, अब यहाँ पर ये दोनों जो पहलू हैं इसके, कौन से, एक तो नेसेसरी है यानी यूजफुल है, और एक हार्मफुल या इविल है, तो दोनों एस्पेक्ट जो है, दोनों पहलू जो हैं, इनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो देखो फ्रिक्शन इज नेसेसरी, पहले कौन से टॉपिक को लिया है यहाँ पर, फ्रिक्शन इज नेसेसरी, यानी फ्रिक्शन क्या है, हमारे लिए आवश्यक है। फॉर वॉकिंग ऑन द रोड, यानी हम जब चलते हैं ग्राउंड पे तो या रोड पे जब हम चलते हैं तो हमारे चलने के लिए भी फ्रिक्शन क्या है, नेसेसरी है। टू वॉक वी पुश द ग्राउंड विद आवर फिट, यानी जब हम चलते हैं, चलने के लिए हम क्या करते हैं, जो ग्राउंड है यानी जो समतल भूमि है उस पर क्या करते हैं, हम पुश करते हैं उसको अपने पैरों से, ठीक है, धक्का मारते हैं। ऑन द ग्राउंड व्हेन वी वांट, और जब हम ग्राउंड पर चलते हैं, द फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड वी मूव फॉरवर्ड, यानी कि देखो जब हम चलते हैं तो ग्राउंड पे को क्या करते हैं, पुश करते हैं, यानी हम एक तरह का फोर्स एक्सर्ट करते हैं ग्राउंड पे, ठीक है। तो जब ग्राउंड से हमारे जो फिट है वो कांटेक्ट में है, यानी दोनों की सरफेस कांटेक्ट में है, ग्राउंड की और हमारे फिट्स की, तो जब दोनों सरफेस कांटेक्ट में रहेगी तो कौन सा यहाँ पर फ्रिक्शन भी लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा, यानी हम तो फोर्स लगा ही रहे हैं ग्राउंड पर, तो ग्राउंड भी क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। इस वजह से हम चल पाते हैं, इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। इफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड आवर फिट वॉज एब्सेंट, और अगर ये जो फ्रिक्शन है जो हमारे पैरों और ग्राउंड के बीच में लगता है तो ये एब्सेंट हो जाए, यानी ये अनुपस्थित हो फ्रिक्शन, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू वॉक, तो हमारा चलना पॉसिबल ही नहीं होगा पॉसिबल जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा। दैट इज वाई ऑन एन ऑयली रोड व्हेन वी ट्राई टू वॉक वी स्लिप, यानी कि इसीलिए ऐसा होता है कि मान लो कि रोड पे ऑयल गिरा हुआ है, बहुत सारा ऑयल अगर गिरा हुआ है तो वहाँ पर जब हम चलने की कोशिश करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, यानी फिसल जाएंगे, हम गिर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो ऑयली जो ग्राउंड होगा वहाँ पर फ्रिक्शन की मात्रा कम हो जाएगी, इसीलिए वहाँ पर क्या हो जाएंगे, हम फिसल जाएंगे।
तो जो नेसेसरी है वो किस लिए है, क्योंकि हम चल पाते हैं या दौड़ पाते हैं तो किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। फॉर रोलिंग देखो, इफ देयर वेर नो फ्रिक्शन द व्हील्स ऑफ अ कार साइकिल विल गो ऑन स्पिनिंग एट द सेम प्लेस एंड विल नॉट मूव फॉरवर्ड एट ऑल। यानी रोलिंग के लिए, घूर्णन यानी गति करने के लिए अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो कार या साइकिल के जो व्हील्स हैं वो स्पिनिंग होते रहेंगे एक ही प्लेस पे, सेम प्लेस पे वो क्या होते रहेंगे, स्पिन होते रहेंगे यानी घूमते रहेंगे, एंड विल नॉट मूव फॉरवर्ड एट ऑल, और ये आगे की तरफ गति नहीं करेंगे। यानी फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये जो व्हील्स है, कार और साइकिल के जो व्हील्स है, पहिए हैं, वो एक ही जगह पे क्या करते रहेंगे, स्पिनिंग करते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इफ द रोड इज स्लिपरी, और अगर रोड स्लिपरी है यानी बहुत चिकना सा रोड है जहाँ पर लेस फ्रिक्शन है, बहुत कम मात्रा में फ्रिक्शन है, द व्हील्स लूज ग्रिप एंड द व्हीकल्स में स्कीड एंड ओवरटर्न। और अगर रोड स्लिपरी है जहाँ पर लेस फ्रिक्शन है तो वहाँ पर क्या होगा कि जो व्हील्स है वो उनकी पकड़ जो रहेगी, ग्रिप मीन्स होता है पकड़, तो उनकी पकड़ कम हो जाएगी, और जो व्हीकल्स है वो स्कीड मीन्स फिसल जाएगा, ठीक है, स्कीड हो जाएगा, या ओवरटर्न मीन्स पलट जाएगा, ठीक है। तो अगर स्लिपरी रोड है यानी लेस फ्रिक्शन है तो जो व्हील्स है उनकी ग्रिप कम हो जाएगी और व्हीकल या तो फिसलेगा या फिर पलट जाएगा। टू अवॉइड स्लिपिंग एंड स्कीडिंग द टाइल्स आर मेड कॉर्यूगेटेड एंड रफ। तो इसको अवॉइड करने के लिए, किसको अवॉइड करने के लिए, स्लिपिंग और स्किडिंग को अवॉइड करने के लिए जो टाइल्स है, यानी टाइल्स जो बनाई जाती है वो कॉर्यूगेटेड यानी वलयाकार बनाई जाती है, वलयाकार शेप में बनाई जाती है, एंड रफ कैसी बनाई जाती है, खुरदरी बनाई जाती है, ताकि जो व्हीकल्स है वो फिसले ना, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, द फ्रिक्शन इज अ मस्ट बिटवीन द टायर्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड। यानी जो फ्रिक्शन है वो मस्ट है यानी जरूरी है, कहाँ पर, जो ऑटोमोबाइल्स यानी जो व्हीकल्स होते हैं उनके जो टायर्स होते हैं और रोड दोनों के बीच में, टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन मस्ट होना चाहिए। इट इज फॉर द सेम रीजन दैट स्पेशल काइंड्स ऑफ ग्रूव्स आर मेड इन टायर्स सो दैट दे ऑफर्स द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। यानी ये जो टायर की शेप बनाई जाती है ना, तो देखो टायर्स की जो शेप जो बनाई जाती है इसमें बीच बीच में ग्रूव्स बनाई जाती है, यानी इसमें खांचे बनाई जाती है बीच बीच में, देखो जगह है ना बीच बीच में, तो ये ग्रूव्स क्यों बनाई जाती है, ताकि यहाँ पर मिनिमम और जितना रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वही लगे, और रिक्वायर्ड अमाउंट में ही यहाँ पर फ्रिक्शन लगे। इट इज़ फॉर द सेम रीजन दैट द worn आउट टायर्स आर डिस्कार्डेड। यानी इसीलिए जो worn आउट टायर्स होते हैं यानी जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, डैमेज टायर्स होते हैं जिनमें ग्रूव्स डिसअपियर्ड हो जाती है, यानी ये जो खांचे हैं ना बीच में ये डिसअपियर्ड हो जाती है, घिस जाते हैं जब टायर, तो उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, एज दे स्लिप ऑन द रोड्स एंड कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट। क्योंकि ये जो ग्रूव्स हट जाती हैं तो ये जो रोड्स हैं वो स्लिप हो सकते हैं और एक बड़े या सीरियस एक्सीडेंट का कारण भी बन सकते हैं, इसीलिए जब टायर्स घिस जाते हैं तो उनको चेंज करवाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, द सरफेस ऑफ द बेल्ट्स यूज्ड फॉर टर्निंग पुलीज एंड व्हील्स इन फैक्ट्रीज आर मेड रफ सो दैट दे could provide the necessary reaction and the wheels could turn about their axles। यानी जो सरफेस जैसे बेल्ट वगैरह जो होती है फैक्ट्रीज में, जो पुलीज होती हैं उनको टर्न करने के लिए, उनको मोड़ने के लिए, या जो व्हील्स होते हैं उनको मोड़ने के लिए, तो यहाँ पर जो बेल्ट्स होती है वो रफ बनाई जाती है यानी खुरदरी बनाई जाती है, ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम मात्रा में लगे और ये जो व्हील है वो अपनी एक्सेल पे घूमता रहे लगातार। फॉर ब्रेकिंग, द ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स यानी जो ब्रेक लगाए जाते हैं व्हीकल्स में तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन काम करता है, जैसे कार मोटरसाइकिल इनके जो ब्रेक्स होते हैं कैन नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन, यानी विदाउट फ्रिक्शन ये काम नहीं कर सकते हैं। तो जो ब्रेक शूज़ होते हैं या ब्रेक डर्म होते हैं इनको स्लोज डाउन करने के लिए जो ब्रेक्स है वो अप्लाइड किए जाते हैं, और किसकी वजह से ही ब्रेक्स लगाए जाते हैं, फ्रिक्शन के बिना ये काम नहीं कर सकते हैं। ओके, 6 पॉइंट देखो, इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच होल्ड्स द स्क्रूज एंड नेल्स इन द वुड। यानी वुड पे लकड़ी की चीज़ों पर जब कील्स लगाई जाती है, नेल मीन्स कीलें या स्क्रू जब लगाए जाते हैं तो वो कैसे होल्ड हो पाते हैं, किसकी वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही वो
होल्ड हो पाते हैं। फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर राइटिंग ऑन अ पेपर। किसी भी पेपर पर लिखने, जब हम राइट करते हैं, यानी मैं अगर इस पेपर पे राइट करूँ कुछ, तो उस राइट करने में भी कौन काम करता है? फ्रिक्शन नेसेसरी होता है। फ्रिक्शन के बिना हम पेपर पर या हमारी जो नोटबुक है उस पर राइट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कल रीड करेंगे। ओके, बाय।